गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते जो इसके राइटर हैं हरिशंकर परसाई। सबसे पहले हम जान लेते हैं हरिशंकर परसाई के बारे में। लेखक हैं प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के। ये एक व्यंग्यात्मक चैप्टर है, पाठ है आपका, जिसमें व्यंग किया गया है। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसका हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। 1995 में इनका निधन हो गया था। इनकी कुछ रचनाएं हैं, कुछ कृतियां हैं। कौन कौन सी? हंसते हैं रोते हैं। जैसे आपका ये हरिशंकर परसाई का है प्रेमचंद के फटे जूते, ऐसे ये हंसते हैं रोते हैं। जैसे उनके दिन फिरे, ये इनका कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास है। तब की बात और थी, और भूत के पांव पीछे। इस तरह के इनके क्या हैं, ये कुछ कृतियां हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। अब जानते हैं हम इनका पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्विधि सामाजिक दृष्टि की विवेचना करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। मतलब आज के समय में जो दिखावे की प्रवृत्ति है ना, कैसे दिखावे की प्रवृत्ति कि हमारे घर पर, हमारे पास अगर कोई सुविधा नहीं है तो हम क्या करते हैं कि दूसरे व्यक्ति से वो सामान उधार लेके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक दिखावा हमारे अंदर बहुत है। तो इसी के बारे में यहाँ पर हरिशंकर परसाई ने बताया है। प्रस्तुत यहाँ पाठ परिचय में देखिए, प्रस्तुत व्यंग लेख प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर लिखा गया है। लेखक मूलतः व्यंगकार हैं। व्यंगकार मतलब व्यंग करने वाले, परंतु लेखक ने अपनी मार्मिक भाषा से प्रेमचंद के फटे जूतों पर जो व्यंग किया है, सचमुच में वह मर्म को छू जाने वाला है। यह लेख हमें सोचने पर विवश कर देता है कि इतने बड़े साहित्यकार ने कितने अभावों की जिंदगी जी होगी। कौन से साहित्यकार ने? यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की बात की जा रही है। इस लेख में लेखक ने प्रेमचंद के जीवन की छोटी सी झांकी प्रस्तुत करके उनके जीवन का यथार्थ चित्रण किया। यथार्थ मतलब सचमुच का जो चित्रण है उनके जीवन के बारे में जो बताया है, वो किसने बताया है? हरिशंकर परसाई ने बताया है। अब देखते हैं हम पाठ का सार। पाठ का सार यहाँ पर देखना है कि इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के फोटो को देख रहे हैं। मतलब हरिशंकर परसाई हैं, वो लेखक के मतलब प्रेमचंद के फोटो को देख रहे हैं। प्रेमचंद को यह फोटो उनकी पत्नी के साथ है। प्रेमचंद का जो फोटो है ये, वो उनकी पत्नी के साथ है। वह टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। क्या पहना हुआ है प्रेमचंद ने? टोपी, कुर्ता और धोती। कनपटी, चिपटी एवं गाल की हड्डियां साफ दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब वो बहुत ही कमज़ोर नजर आ रहे हैं। चेहरे पर घनी मूछें हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं। पाँव में कैसे जूते हैं? कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद सलीके से नहीं बंधे हुए हैं। बंद मतलब जो फीते होते हैं ना, वो ठीक से नहीं बंधे हुए हैं। बाएं जूते में छेद के कारण अंगुली बाहर दिखाई दे रही है। जो बायां जूता है उसमें छेद हो गया है, मतलब वो फट गया है और उनकी उंगलियां नजर आ रही हैं। लेखक सोच में पड़ जाता है कि जब फोटो खिंचवाने के लिए यह ड्रेस है तो पहनने के लिए कैसी होगी। आपने देखा होगा कि हम कभी भी फोटो खिंचवाते हैं तो अपने कपड़ों को, अपने पहनने का, ओढ़ने का सलीका उसे बदल देते हैं। हम अच्छे कपड़े पहनकर फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ फ़ोटो खिंचवाने का तरीका क्या था प्रेमचंद का? जूते फटे हुए थे, कपड़े भी ऐसे ही थे। तो अब वो सोचते हैं कि जब इनकी फ़ोटो खिंचवाने की ड्रेस ये है तो फिर पहनने वाली ड्रेस कैसी होगी।
लेखक मन ही मन सोचता है कि क्या इन्हें पता है कि इनका जूता फटा है। क्या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन्हें पता ही नहीं हो कि इनका जूता फटा है या नहीं फटा है। यदि धोती से थोड़ा सा, धोती को अपनी को थोड़ा सा नीचे खींच लेते, मतलब थोड़ा सा नीचे कर लेते, तो यह जूते से बाहर निकली उंगली ढक सकती थी। मतलब थोड़ा सा अगर जूता था और धोती उन्होंने पहन के रखी थी तो उस धोती को थोड़ा नीचे कर लेते तो वो जूता ढक जाता, जूता ढक जाता तो उनकी वो उंगली भी ना दिखाई देती उसमें से, फटे हुए जूते में से। फोटोग्राफर ने भी इस तरह रेडी प्लीज कहकर फोटो खींच ली। उन्होंने कहा रेडी प्लीज, तो वो क्या हुए, थोड़ा सा मुस्कुरा दिए और उसके बाद क्या हुआ, फोटो खींच गया। तुमने मुस्कुराने की कोशिश की होगी। किसने? लेखक ने, मुंशी प्रेमचंद ने मुस्कुराने की कोशिश की होगी, तभी फोटोग्राफर ने क्लिक कर दिया। मतलब तुम मुस्कुराए भी नहीं, मुस्कुराने की कोशिश ही कर रहे थे, तब तक क्या हुआ, तुम्हारा फोटो खींच दिया गया। तुम्हारे चेहरे का यह अधूरी मुस्कान विचित्र है। यह केवल मुस्कान नहीं, किसी पर व्यंग है। ऐसा लग रहा है कि तुम किसी पर व्यंग कर रहे हो, तुम खुश नहीं हो, तुम किसी पर व्यंग कर रहे हो। यह कैसा जीवन है जो खुद तो फटे हुए जूते पहने हैं पर किसी पर हंस रहा है। अगर फोटो को कोई देखे और उसको फोटो को देखने के बाद अगर कोशिश करे कि इस फोटो में है क्या, तो क्या था कि खुद ने तो फटे जूते पहने। अगर वो मुस्कुरा रहे होते तो क्या होता, क्या कौन देखने के बाद कहता खुद ने तो फटे हुए जूते पहने और दूसरे लोगों पर मुस्कुराया जा रहा है। आगे इसमें इस तरह का जूता है उनका जो फटा हुआ है, जिसमें से उंगली बाहर निकल रही है। इसमें बताया है कि यदि, क्या बताया इसमें, यदि फोटो खिंचवाना था तो जूते अच्छे ले लेते, मतलब अच्छी तरह के जूते ले लेते। शायद पत्नी के आग्रह के कारण फोटो खिंचवाना पड़ा। मतलब उनकी जो पत्नी है उन्होंने जिद की होगी फोटो खिंचवाने की, इसलिए उन्होंने फोटो खिंचवाया। तुम्हारे फटे जूतों को देखकर मैं तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करते हुए रोने को हो रहा हूँ। तुम्हारे कलेश मतलब तुम्हारे हृदय में जो भी बात है, जो भी बातें उमड़ रही हैं, जिन्हें तुम कह नहीं पा रहे हो, उन्हें मैं महसूस कर सकता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, रोने को हो रहा हूँ, मेरा मन रोने को कर रहा है। परंतु तुम्हारी आंखों का दर्द मुझे रोने से रोक रहा है। यदि तुम फोटो के महत्व को समझते तो कहीं से जूते मांगकर भी पहन सकते थे। बिल्कुल पहन सकते थे। अगर तुम्हें लगता कि नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा इस तरह से जूता पहनना, तो आप कहीं और से जूते मांगकर पहन लेते, किसी से जूते उधार मांग लेते। 1 मिनट में कुछ नहीं जाता, कोई दे देता, तुम फोटो खिंचवा लेते। मांगकर क्या काम नहीं होता। टोपी 8 आने की तो जूता 5 रुपये का होगा। मतलब टोपी कितने की आती है, 8 आने की आती है, और जूता कितने का आता है, 5 रुपये का आता है। जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर है। जूता महंगा होता है और टोपी सस्ती होती है। अब देखिए, भले ही जूता महंगा होता है लेकिन कीमत सबसे ज़्यादा किसकी होती है, टोपी की होती है। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, न जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मतलब लोग तुम्हें क्या क्या कहते हैं, लेकिन फोटो में क्या है, तुम्हारा जूता ही भी फटा ही हुआ है। जूता ही फटा हुआ है तुम्हारा, तो फिर इतने बड़े लेखक, व्यंग्यकार, इस तरह से कहानीकार कहलाने का क्या मतलब। लेखक कहता है मेरा जूता भी कुछ अच्छा नहीं है, परंतु इसमें से उंगली ऊपर निकल रही है। मतलब यहाँ पर बताया है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है, समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन मेरा भी जूता कुछ अच्छा नहीं है। मेरे भी जूते में से उंगली ऊपर नहीं निकल रही, पर नीचे से तला फटा हुआ है। मेरा जूता नीचे से फटा है, उंगलियाँ नहीं दिख रही मेरी। तुम शायद पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ये लाइन है यहाँ, पर्दे का महत्व मतलब कुछ छिपाना। तुम इसको छिपाने का महत्व ही नहीं समझते और हम जीवन में सब कुछ छिपाए जा रहे हैं। यहाँ पर बताने का तात्पर्य यह है कि लेखक जो है प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद ने क्या बताया यहाँ पर कि प्रेमचंद जो हैं वो हमारी जो साहित्यिक रूढ़ी है, रीति है, रिवाज है, इन सब को क्या कर रहे हैं, वो ठोकरें मार मार के, मतलब वो बताते हैं कि इन सब से क्या उन्हें हटाने में ही तुम्हारा जूता फट गया है। क्योंकि उन्होंने जो शोषक वर्ग, शोषित वर्ग, इन सब पर क्या किया है, गहरा प्रभाव इनका किस पर पड़ा था, प्रेमचंद पर। उनके जितने भी लेख थे वो ज़्यादातर किस पर लिखे हुए थे, इन्हीं जो सामाजिक परिस्थितियां थी उस समय की, उस पर उन्होंने लेख लिखे थे।
वो बताते हैं यहाँ पर तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान लगती है, तुम्हारे किसी कहानी या उपन्यास के पात्र की मुस्कान है। तुम्हारी उपन्यास या कहानी जैसे भी तुम लिखते हो ना, उनके ऐसा लग रहा है कि तुम वही बता रहे हो कि यह मुस्कान कौन सी है जो व्यंग किया गया है। यहाँ पर किसी ना किसी कहानी या उपन्यास किसी भी पात्र की हो सकती है। तो आगे यहाँ पर ये पाठ है हमारा हरिशंकर परसाई का चैप्टर है हमारा प्रेमचंद के फटे जूते। यहाँ पर जो प्रेमचंद के फटे जूते हैं उन्हें इंगित किया गया है जो सामाजिक रूढ़ियाँ, रीति रिवाज, परेशानियाँ, इन सबको बताने के लिए कि इनको हटाने में प्रेमचंद के जूते फट गए हैं। अब हम देखते हैं इस पाठ को प्रश्नों के माध्यम से। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं सॉल्व करने में, तो हम प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं इस पाठ को। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं सामने आती हैं, कौन कौन सी बातें सामने आती हैं। तो हमें अब पता चलता है सबसे पहले तो कि उन्हें दिखावे का शौक नहीं था, बनावटीपन, नकली जीवन। क्योंकि बनावटीपन कहाँ होता है, जब हम किसी न किसी चीज़ को किसी से उधार मांग के हम दिखावा करते हैं, हमारे पास नहीं है लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को दूसरों से मांगते हैं। यहाँ प्रेमचंद जी का जो रेखा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार प्रेमचंद एक सीधे साधे इंसान थे। वह दिखावा पसंद नहीं करते थे, उन्हें लोगों की तरह बनावटीपन या नकली जीवन जीना नहीं आता था। वही मैंने बताया आपको कि वो नकली जीवन नहीं जीते थे। आगे क्वेश्चन है हमारा, यहाँ नीचे दी गई पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट करना है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूता वो तो है, यह टोपी सस्ती आती है और जूता महंगा आता है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है। जूते की कीमत क्या हो गई है, अब और भी बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। इसका अर्थ आपको बताना है। लाइंस का अर्थ है, जूता पैरों में पहनने की वस्तु है और टोपी सिर पर पहनने के कारण सम्मान का प्रतीक है, और सम्मान को बचाए रखना हमारे स्वयं पर निर्भर करता है। हमारा समाज ऐसा ही है जो नियम उसूलों पर चलते नहीं है। जूती जैसी हरकतों, जो लोग चापलूसी, चमचागिरी करते हैं, वे समाज में तरक्की प्राप्त करते हैं। अब तो लोग धन, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपने सम्मान टोपी को भी दांव पर लगा देते हैं। आगे यहाँ, तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, हम ये लाइन पढ़ चुके थे कि दिखावा करने वाले लोगों में नहीं थे, वो जैसे अंदर से थे वैसे ही बाहर से दिखते थे। आज की दुनिया में बस दिखावा ही नजर आता है। आगे, तुम जिसे घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगुली से इशारा करते हो, हाथ की उंगली से नहीं, पैर की उंगली से। तो यहाँ जब बताया है कि अंगुली से इशारा करते हो, परंतु ऐसा लग रहा है प्रेमचंद जिसे घृणित समझते हैं उसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते हैं। समाज को घृणित रूप दिखाती है, पैर की उंगली जो है वो समाज का घृणित रूप दिखाती है, बुरा रूप दिखाती है। आगे है, पाठ में एक जगह पर सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। तो लेखक ने यहाँ बताया है कि प्रेमचंद निजी जीवन में ऐसे ही थे, मतलब वो जैसे अंदर से थे वैसे बाहर से थे, जैसे वो दिखते थे वैसे ही रहते थे हमेशा। उन्हें किसी को दिखावा या दिखावटी बनाने का कोई शौक नहीं था। यहाँ आपने व्यंग पढ़ा होगा, इसमें कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? सादा जीवन, उच्च विचार, सच को दुनिया के सामने बिना डरे लेके आना, स्थितियों और समझौते कर आदर्श के साथ जीवन जीना, लोगों के सामने झूठी शान शौकत न दिखाना। पाठ में टीले शब्दों का प्रयोग। टीला शब्द यहाँ समाज में फैले अंधविश्वास, जाति भेदभाव, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, विधवा विवाह आदि के लिए आया है। प्रेमचंद अपनी रचनाओं में समाज की इन्हीं बुराइयों को लिखते हैं और टीलों के कारण समाज को पिछड़ता हुआ देखकर उन्हें बहुत दुख हो रहा है। ये कुछ प्रश्न थे। अब आपको प्रश्न है कुछ गृह कार्य के लिए। प्रेमचंद फोटो में कैसे नजर आ रहे थे? पहला प्रश्न है, इस व्यंग में प्रेमचंद की रचनाओं को किन किन पात्रों का उल्लेख हुआ है? सख्त चीज़ों से ठोकर मारने से लेखक क्या अभिप्राय है? टीले को बचाकर बाजू से निकलने से लेखक का क्या आशय है? ये क्वेश्चंस आपको देखने हैं, अपने जो चैप्टर है उसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको देखने हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।